Good morning, students. Welcome back to this class of economics. As on yesterday, we have discussed about the structure of balance of payment. बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा समझा कि क्या स्ट्रक्चर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। दो साइडें उसमें थी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सब क्रेडिट आइटम से, राइट हैंड साइड में सब डेबिट आइटम से। और वो जो स्ट्रक्चर था उसको हमने दो पार्ट में एलोकेट किया था। जो सबसे पहला पार्ट था वो था करंट अकाउंट ऊपर, और ठीक उसके नीचे कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर था बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसको हमने दो हिस्सों में बांटा था। पहला पार्ट करंट अकाउंट और दूसरा पार्ट कैपिटल अकाउंट, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। चलिए बच्चों, उसके जो मेजर कंपोनेंट थे उनको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। वो चार ऐसे कौन से कंपोनेंट थे, कौन से वो चार कंपोनेंट थे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में थे। क्रेडिट आइटम जिनको हमने बोला, जिनकी वजह से इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला था ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हम अर्न करेंगे, विदेशी मुद्रा हमारे देश भारत में आएगी। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो भी पैसा आएगा। तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफर दैट मींस वन साइडेड पेमेंट या रिसीव्ड आ रहा है, डोनेशन के रूप में पैसा आ रहा है, गिफ्ट्स के रूप में पैसा आ रहा है, रेमिटेंसेस के रूप में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है, बदले में कुछ जा नहीं रहा है, तो ये हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और फिर चौथा था कैपिटल रिसीव्ड व्हिच अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री, और उसकी वजह से जो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। तो हमने ये चार पॉइंट हमने लिखे थे लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए बच्चों, राइट हैंड साइड के चार पॉइंट क्या थे बताइए जरा। राइट हैंड साइड के चार कंपोनेंट क्या थे। नंबर 5 पर आप देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये उल्टा हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का उल्टा इधर आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स नंबर 5। फिर नंबर 6 पे था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए गुड्स है या सर्विसेज है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका हमको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा बाहर जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर इज ए आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पर फॉरेन करेंसी देश के बाहर जाएगी। और 7वें नंबर पे था यूनिलैटरल ट्रांसफर। देखिए गिफ्ट्स हम ले ही नहीं सकते, डोनेशन आ ही नहीं सकती, बल्कि उल्टा भी हो सकता है, हम गिफ्ट दे भी सकते हैं, डोनेशन दे भी सकते हैं। रेमिटेंसेस, बहुत सारे फॉरेनर्स जो इंडिया में काम करते हैं वो यहाँ पर पैसा कमाने के बाद फिर अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारे नेपाल के लोग जो है इंडिया में रह करके काम करते हैं और फिर वो पैसा अपनी फैमिलीज को नेपाल में भेजते हैं। तो रेमिटेंस तो उल्टा भी हो सकता है, जा भी सकती है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो गया। और 8वें नंबर पे आप देखिए कैपिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। कैपिटल पेमेंट व्हिच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से यहाँ होगा फॉरेन एक्सचेंज का आना और यहाँ पर होगा फॉरेन एक्सचेंज का जाना। चलिए बच्चों, आज कुछ और एडिशनल जानकारियां हम आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला और जो पांचवा जो पॉइंट है, अगर हम खाली इसी को ले लें, दिस पॉइंट नंबर 1 एंड दिस पॉइंट नंबर 5, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बच्चों? बैलेंस ऑफ ट्रेड कोई बताएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। यहाँ पर मर्चेंडाइज वर्ड हम यूज कर सकते हैं, अमेरिका में मर्चेंडाइज वर्ड हम यूज करते हैं, और जिसको हम गुड्स भी बोलते हैं आम भाषा में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, value of export of goods minus value of import of goods, value of import of goods। तो यहां पर देखिए क्या पोजीशन है, जरा देखिए। यहाँ जो आपको फिगर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट जो है 550 का है और जो इंपोर्ट है वो 800 का है। तो 550 माइनस 800, तो ये बच्चों आ रहा है आपका 50 हो गया 600, लगभग 250 का जो है डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 600 और 700। ये 250 का, और लेकिन ये डिफरेंस कैसा आ रहा है? माइनस में। ये डिफरेंस आपको मिल रहा है माइनस में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है
एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम बात करें तो ये दिस नेगेटिव, ये माइनस जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम अनबैलेंस्ड, या इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम शॉर्ट में बीओटी भी हम बोल सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों बोला बच्चों इसको, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है, एक्सपोर्ट हमारे कम है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है वो माइनस में है, इसलिए हमने बोला कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, यहाँ पर अनफेवरेबल है। अच्छा बच्चों, फेवरेबल कब होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, फेवरेबल तब होगा जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होती और इंपोर्ट की वैल्यू कम होती और ये प्लस में आता, तो फिर हम इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, दूसरा अब बात करते हैं नंबर 2, बैलेंस ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। चलिए, बैलेंस ऑफ सर्विसेज कितना है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट of services minus value of import of services, value of import of services। अच्छा बच्चों, जरा देखिए, बताइए तो, हाँ क्या वैल्यू दी गई है, यहां आप देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 150, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 50, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा है और किससे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 100 प्लस में, तो यहाँ पर इसको हम फेवरेबल बोल सकते हैं, ये प्लस में आ रहा है। तीसरी जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, देखिए जो वन साइडेड जो पैसा आ रहा है इधर और जो जा रहा है इधर, तो इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। कैसे फाइंड आउट करेंगे बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, बहुत सिंपल है, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्स, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो रिसीव्स है, रिसीव्ड, और माइनस कर देंगे यूनिलैटरल ट्रांसफर जो हमने पे किए, पे टू आउटसाइडर्स। तो रिसीव कितनी है बेटा, यहाँ पर देखिए बच्चों, वैल्यूज आपको दे रखी है 100 और यहाँ पर 80, 100 माइनस 80, पैसा आया और पैसा गया, 80 आया, 100 गया 80, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है, आप देख सकते हैं ये भी प्लस में आ रही है। अब चलिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, क्या है बैलेंस करंट अकाउंट का, चौथे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो करंट अकाउंट का बच्चों क्या बैलेंस आ रहा है, अब आपको पता है ना कि ये जो 3 पॉइंट है लेफ्ट के और ये जो 3 पॉइंट है राइट के, ये 3 और 3 6 टोटल कंपोनेंट हैं किसके, करंट अकाउंट के बच्चों। दिस इज कॉल्ड दिस portion of this balance of payment is called the current account. 3 component 1 2 3 here, 5 6 7 here, collectively this is called current account। तो current account का बैलेंस बेटा देखिए कितना होगा, बड़ा सिंपल है, फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। आप देखिए यहाँ पर जो पॉइंट 1 2 3 का जो आया है 1 + 2 + 3, आप तीनों को ऐड कर दीजिए और इस तरह से आपको बैलेंस पता चल जाएगा करंट अकाउंट का। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू थी माइनस का 250 प्लस जो आपका आया बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका आया कितना, -250। फिर दूसरे नंबर पे बैलेंस ऑफ सर्विसेज बेटा ये कितना आया, आप देखिए ये 100, ये -250 और ये आ गया प्लस का 100। और फिर तीसरे नंबर पे बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर आप बच्चों देखिए कितना है, ये है 20।
तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 100 प्लस 20, ये प्लस के है वो माइनस का है, तो जो डिफरेंस आएगा या तीनों को ऐड करने पर जो आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 130, 130 माइनस में। तो ये माइनस में जो आ रहा है डिफरेंस या जिसको हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये माइनस में आ रहा है, तो इसको हम क्या नाम दें? इसको हम नाम देंगे डेफिसिट इन करंट अकाउंट। दिस इज कॉल्ड, हम इसको यहीं पर ले देते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट इन करंट अकाउंट, डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो ये करंट अकाउंट का डेफिसिट है। डेफिसिट इसलिए है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर ये वैल्यू माइनस में नहीं होती, प्लस में होती, तो फिर हम बच्चों इसको नाम देते सरप्लस। क्या नाम देते? सरप्लस इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। लेकिन चूंकि ये वैल्यू माइनस में है तो इसलिए हमने इसको नाम दिया डेफिसिट। यानी कि जो घाटा है ये एक तरह का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस में आ रहा है। और उसका जो मेजर जो रीजन आप देख सकते हैं, ये जो एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम है और इंपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा है, और ये इसका जो है मेजर कॉल आपको इस टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पर, आखिरी, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच्चों बड़ा सिंपल है। यहां पर देखिए कैपिटल रिसीट्स हैं 200 की और कैपिटल पेमेंट कितना है 70 का। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। तो दैट इज कैपिटल रिसीट्स शॉर्ट में हमने लिख दिया माइनस कैपिटल पेमेंट। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर लिखना है, पूरा लिखना है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सीआर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स है 200 की और कैपिटल पेमेंट्स कितना है बच्चों? ये है 70 का। आप देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है प्लस 130। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है बच्चों वो आ रहा है प्लस 130 प्लस 130। आगे द क्वेश्चन अराइजेस, इसको हम क्या नाम दें? क्या हम इसको डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी बोले, या फिर हम इसको सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी बोले? आप बताइए बच्चों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? आपको क्या समझ में आया? यस जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे सरप्लस। दिस इज कॉल्ड सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। दिस इज कॉल्ड सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो आपको समझनी होगी और बहुत अच्छे से समझनी होगी, वो ये है कि देखिए जितना अमाउंट आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए ये जितना अमाउंट आ रहा है डेफिसिट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का, उतना ही अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, उतना ही सरप्लस है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। जितना डेफिसिट है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में, उतना ही सरप्लस है कैपिटल अकाउंट में। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मे बी इन एनी अदर क्वेश्चन, किसी और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा भी संभव है कि करंट अकाउंट में आपको डेफिसिट की बजाय सरप्लस आ जाए और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस की बजाय डेफिसिट आ जाए। दिस मे बी पॉसिबल। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ बीओपीए का, वो दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर रहता है, जिसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बीओपी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आमतौर पर कैसे रहता है? इक्विलिब्रियम। दैट मींस जितना सरप्लस होगा या जितना डेफिसिट होगा करंट अकाउंट में, उतना ही सरप्लस या डेफिसिट अराइज होगा कैपिटल अकाउंट में। तो अब जो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यू विल फाइंड दैट जीरो, द बैलेंस विल बी जीरो, देयर विल बी नो बैलेंस। दैट मींस दोनों तरफ का जो टोटल है वो बराबर है। और यहाँ पर तो इस तरह से बच्चों हमने समझा, ये कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस तरह का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप कर लीजिए। कुछ आप एक आध क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरह का अगर हो तो उसको आप जरूर करिए और समझिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसा कि हम बात कर रहे थे रिलेशन की, तो बीओटी इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर वो ये आपसे पूछे कि बीओटी क्या है तो हम बोलेंगे इस हिस्सा है इसका बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट ऑफ यूपी का। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं देने के लिए और बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए हम अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।